हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का ये एक्ट है। स्टार्ट करना था चैप्टर नंबर 7 से, जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स। तो ये स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 35, जो कि जिसकी हेडिंग है सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट। तो ये हेडिंग से क्लियर हो रहा है कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो इशू कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। अब क्या होगा, तो देखते हैं सब सेक्शन 1 इसमें कि जो एनी पर्सन मीन्स कोई भी पर्सन है, मे मेक एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन कर सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास कि उसको इश्यू किया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और वो उस फॉर्म में होगी ऐसे जैसे कि प्रिस्क्राइब किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब जो भी है एप्लीकेशन यहाँ पे की जाएगी वो एकम्पनाइड की जाएगी, जो फीस पे करना होगी, जैसे कि हम पहले भी देखते आए हैं, लेकिन वो नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज होगी। मतलब किसी भी हालत में 25,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होगी। और कितनी हो सकती है, जैसा कि मतलब 25,000 रुपीज से ज्यादा तो नहीं होगी, और जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी, मतलब 25,000 रुपीज भी शायद तक पूरी तरीके से नहीं देना पड़े, कुछ कम अगर गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब होगा, तो पेड किया जाएगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ वाइल प्रिस्क्राइबिंग फीस। अब जब प्रिस्क्राइब की आ रही है फीस अंडर सबसेक्शन 2 में, तो डिफरेंट फीस प्रिस्क्राइब की जा सकती है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की फीस प्रिस्क्राइब की जा सकती है। यहाँ पे सबसेक्शन 2 की फीस वगैरह को डिसाइड करने के लिए डिफरेंट फीस को प्रिस्क्राइब किया जाता है डिफरेंट क्लासेस ऑफ एप्लीकेंट्स के लिए। फिर थर्ड सबसेक्शन है कि एवरी एप्लीकेशन जो है शैल बी अकम्पनाइड बाय सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन है उसको अकम्पनीड की जाएगा सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट का, वेयर देयर इज नो सच स्टेटमेंट। अगर यहाँ पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रहा है जो सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट देना था उसको, तो एक जो स्टेटमेंट होगा इसमें उस पर्टिकुलर मतलब एक स्टेटमेंट जो होगा कंटेनिंग पर्टिकुलर्स जो भी स्पेसिफाई किए जाएंगे रेगुलेशन के हिसाब से, वो देना हो पड़ेगा। मतलब अगर आप अकम्पनाई नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा जो कंटेन करता होगा ये सारे पर्टिकुलर्स जो कि रेगुलेशन में स्पेसिफाइड होंगे। फिर लिखा हुआ ऑन रिसिप्ट ऑफ एन एप्लीकेशन, जब भी यहाँ पे एप्लीकेशन रिसिप्ट होती है सबसेक्शन 1 में, तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करती है, कंसिडरेशन करती है सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट को और अदर स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे दिए गए हैं सबसेक्शन 3 में। और फिर उसके बाद वो आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरीज, तो उसके बाद इंक्वायरी की आती है जैसा कि उनको ठीक लगता है। उसके बाद वो मतलब जैसा उनको ठीक लगे, फिर उसके बाद ग्रांट कर सकती हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, अगर उन्हें ग्रांट करना चाहें। अदरवाइज वो रीजंस लिख के देंगी रिकॉर्डिंग में, राइटिंग में, मतलब रीजंस राइटिंग में लिख के देंगी कि क्यों यहाँ पे रिजेक्ट की जा रही है एप्लीकेशन। अब इसके बाद है प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, तो कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे रिजेक्ट नहीं की जाएगी जब तक यहाँ पे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट द प्रपोज रिजेक्शन नहीं दिया जाए। मतलब जैसे किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जा रहा है, तो एक बार उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि उसको कारण बताया जाएगा, और उसके बाद वो अपने कॉज के ऊपर एक तरीके से एक उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब कि वो बता सकता है कि क्यों ये रिजेक्ट ना किया जाए। तो ये मतलब एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, बस याद रखिएगा आप उसको, जब भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं उसके बाद। सेक्शन 36 है रिप्रेजेंटेशन अपॉन द इशुएंस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जब भी यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो यहाँ पे इशू करे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि ये जो है वो उसने कंप्लाइड किए गए हैं, आप मतलब कंप्लाइड किए यहाँ पे एक्टिव प्रोविजंस को, रूल्स और रेगुलेशन जो भी यहाँ बनाए गए हैं। मतलब ऐसा सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब इशू करती है तो सर्टिफाई करेंगे। उसके पहले क्या है, सबसे पहले ये पॉइंट में दिया हुआ है कि वो देखेंगे कंप्लाई किया गया है एक्टिव प्रोविजंस और जो भी रूल्स रेगुलेशंस वगैरह बनाए गए इस एक्ट में। फिर इट हैज पब्लिश्ड द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है इसको पब्लिश किया गया है, अदरवाइज अवेलेबल किया गया है उन पर्सन को जो कि रिलाई करते हैं
उसके ऊपर उस सब्सक्राइबर ने एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब एंड द सब्सक्राइबर एक्सेप्टेड इट लिखा हुआ है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि जब भी सब्सक्राइबर यहाँ पे होल्ड करता है प्राइवेट की, द सब्सक्राइबर होल्ड प्राइवेट की, जो कि सब्सक्राइबर यहाँ पे होल्ड कर रहा है प्राइवेट की, वो करस्पॉन्ड होना चाहिए, मतलब मैच होना चाहिए पब्लिक की से, जो कि लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। सब्सक्राइबर के पास क्या होगी, यहाँ पे प्राइवेट की होगी और पब्लिक की होगी, मतलब पब्लिक की से वो करस्पॉन्ड होगी जो लिस्टेड है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। फिर सी ए यहाँ पे है, सी ए कभी बाद में ऐड हुआ होगा, देखिएगा सी ए कब हुआ है, कभी एग्जाम में पूछ रहे तो सी ए का देखना पड़ेगा, तो ए अलग से ऐड हुआ है तो 27 अक्टूबर 2009 से हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सक्राइबर यहाँ पे होल्ड करेगा प्राइवेट की विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नेचर, तो जो सब्सक्राइबर के पास यहाँ प्राइवेट की है वो यहाँ पे कैपेबल होगी डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए। और जो पब्लिक की लिस्टेड होगी यहाँ पे सर्टिफिकेट में, वो यूज की जाएगी वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर को, जो कि एफिक्स किए गए हैं प्राइवेट की से और जो हेल्ड किए गए हैं सब्सक्राइबर के द्वारा, मतलब सब्सक्राइबर के पास है। फिर यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइबर्स पब्लिक की एंड प्राइवेट की कंस्टिट्यूट ऑफ फंक्शनिंग की पेयर, तो सब्सक्राइबर के पास पब्लिक की और प्राइवेट की है वो कंस्टिट्यूट करती है फंक्शनिंग की पेयर को, और जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट होती है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो एक्यूरेट होना चाहिए। उसके बाद है इट हैज नो इट हैज नो नॉलेज ऑफ एनी मटेरियल फैक्ट, यहाँ पे किसी को मटेरियल फैक्ट की कोई नॉलेज नहीं है, which if it had been included in the digital signature certificate would adversely affect the reliability of representation in clause A and clause A to clause D। तो मतलब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे किसी भी तरीके की, अगर यहाँ पे किसी भी तरीके की नॉलेज होती मटेरियल फैक्ट की, जिससे यहाँ पे जो भी इंक्लूड किया गया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट वो अफेक्ट करता है यहाँ पे रिलायबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन को, जो क्लॉज ए से डी तक दिया हुआ है। तो मतलब उसके पास यहाँ पे कोई भी ऐसी ऐसी नॉलेज नहीं है मटेरियल फैक्ट की कि जिसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए था यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, और वो यहाँ पे अफेक्ट कर रहा है रिलायबिलिटी और रिप्रेजेंटेशन को क्लॉज ए से क्लॉज डी तक, ये वो बोलना चाहते हैं। सेक्शन 37 है यहाँ पे सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 के प्रोविजंस के हिसाब से जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जिन्होंने यहाँ पे इशू किया है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, वो सस्पेंड कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे ऑन रिसिप्ट ऑफ अ रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट फ्रॉम, तो यहाँ पे अगर उनको कोई रिक्वेस्ट वगैरह रिसीव हुई है किससे, सबसे पहले सब्सक्राइबर जो कि लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, या कोई पर्सन है जो कि ड्यूली ऑथराइज किया गया है एक्ट करने के लिए इस बिहाफ में सब्सक्राइबर के द्वारा, या फिर यहाँ पे ओपिनियन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का कि शुड बी सस्पेंडेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ पे अगर ओपिनियन है कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इशू हुआ है वो सस्पेंड कर दिया जाए पब्लिक इंटरेस्ट में, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को है शैल नॉट बी सस्पेंडेड। तो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का सस्पेंड नहीं किया जाएगा नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, जब तक मतलब यहाँ पे कब नहीं सस्पेंड किया जाएगा 15 डेज ज्यादा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को, जब तक हम सब्सक्राइबर को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दे देते इस मैटर में। मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर सस्पेंड कर रहे हैं तो सिर्फ 15 दिन के लिए कर सकते हैं, जब तक आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी उस मैटर से रिलेटेड उसको हर्ट करने के लिए, तब तक। मतलब अगर बिना सुने उसको सस्पेंड कर रहे हैं तो 15 दिन तक कर सकते हैं, फिर उसको एक बार सुन लिया जाएगा, फिर उसका जब जो करना होगा वो डिसीजन होगा। फिर उसके बाद है सस्पेंशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जो भी यहाँ पे सस्पेंशन होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का अंडर दिस सेक्शन, तो जो सर्टिफाइड अथॉरिटी कम्युनिकेट करेगी यहाँ पे सब्सक्राइबर को, मतलब जिसका यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यहाँ पे सस्पेंड हो रहा है तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास ये ड्यूटी है, शायद लिखा हुआ है कि वो कम्युनिकेट करेंगी सब्सक्राइबर को जिसका यहाँ पे वो सस्पेंड कर रही है।
अब सस्पेंशन हमने पढ़ लिया, सस्पेंशन ये टाइमिंग रहता है, और फिर अब रिवोकेशन देखते हैं। तो सेक्शन 38 है रिवोकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो भी इशू किया हुआ है, जब भी सब्सक्राइबर जो है सबसे पहले ए पॉइंट मतलब इशूड बाय इट। और वेयर में ये मतलब ए पॉइंट में लिखा हुआ वेयर द सब्सक्राइबर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू दैट इफेक्ट। अब जब सब्सक्राइबर है वो ये अगर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर कोई पर्सन को जो ऑथराइज उनके द्वारा है वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका यहाँ पे रिवोक कर दिया जाए। या फिर सपोज करिए डेथ हो गई सब्सक्राइबर की, या कोई फर्म वगैरह थी, कंपनी थी, तो वो डिसोल्यूशन हो गई। तो लिखा हुआ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वेयर द सब्सक्राइबर इज अ फर्म और अ कंपनी। जब भी सब्सक्राइबर और फर्म वगैरह जो थी वो एक कंपनी थी मतलब, तो उन कंपनी के डिसोल्यूशन वगैरह पे। फिर लिखा हुआ सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 के प्रोविजंस के ध्यान में रखते हुए, और जो भी विदाउट प्रेजुडिस होना चाहिए यहाँ पे किसी तरीके का प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 में 1 का जो है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या कर सकती है, रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो भी इशू किया गया है उसके द्वारा। मतलब इन सबसेक्शन 3 में जो कुछ लिखा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, और जो किसी तरीके से प्रेजुडिस नहीं किया होगा जो सबसेक्शन 1 में है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी रिवोक कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जो भी इशू किया गया उनके द्वारा, अगर उनका ओपिनियन क्या है। सबसे पहले कि कोई भी तरीके का मटेरियल फैक्ट जो है, जो कि रिप्रेजेंटेड होना था, नहीं मतलब जो रिप्रेजेंटेड किया गया यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में फॉल्स है, या फिर कुछ कंसील कर लिया मतलब कुछ छुपा लिया गया है, या फिर उसने रिक्वायरमेंट थी इशुएंस ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की, वो सेटिस्फाई नहीं की है। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी की जो प्राइवेट की और सिक्योरिटी सिस्टम था उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है उस मैनर में जो कि मटेरियल इफेक्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स की रिलायबिलिटी पे। उसके बाद है कि सब्सक्राइबर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है इंसॉल्वेंट या डेड, एंड वेयर द सब्सक्राइबर इज अ फर्म और अ कंपनी। जहाँ पे सब्सक्राइबर एक फर्म और अ कंपनी थी तो वो डिसॉल्व हो गई है और वाउंड अप हो गई है या सीज टू एग्जिस्ट हो गई है। मतलब सब्सक्राइबर था तो वो इंसॉल्वेंट या डेड हो गया है, और अगर फर्म थी कोई भी जो सब्सक्राइबर थी या कंपनी थी तो वो डिसॉल्व हो गई है, वाउंड अप हो गई है, सीज टू एग्जिस्ट हो गई है। फिर कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे रिवोक नहीं किया जाएगा जब तक उसको सब्सक्राइबर को एक अपॉर्चुनिटी नहीं दे दी जाती बीइंग हर्ड की, मतलब सुन नहीं लिया था। फिर जो भी रिवोकेशन हुआ है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का इस सेक्शन में, उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी के पास फिर से ये ड्यूटी होगी, मतलब शेयर लिखा होगा तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या करना पड़ेगा, जब भी वो रिवोकेशन कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कम्युनिकेट करना पड़ेगा उसको सब्सक्राइबर से। फिर सेक्शन 39 है नोटिस ऑफ सस्पेंशन और रिवोकेशन। तो जब भी कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, रिवोक कर दिया गया है सेक्शन 37 सेक्शन 38 में, सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो पब्लिश करेंगी एक नोटिस सस्पेंशन का और रिवोकेशन का, ऐसा केस में भी जैसा भी हो, जो उस रिपोजिटरी का मीनिंग मैंने आपको बताया था जहाँ पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखी जाती है रिकॉर्ड्स वगैरह। इन द रिपोजिटरी जो भी स्पेसिफाई की गई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स के लिए, मतलब जो यहाँ पे मतलब उसमें मतलब रिपोजिटरी स्पेसिफाइड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉर पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को जब भी सस्पेंड या रिवोक किया जा रहा है सेक्शन 37 या 38 में, सर्टिफाइंग अथॉरिटी को यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा वो नोटिस रिवोकेशन या सस्पेंशन का। और जो रिपोजिटरी होंगी जो कि स्पेसिफाई की जाएंगी, स्पेसिफाई है मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, वो पब्लिश करेंगे यहाँ पे सच नोटिस। तो उसमें वो नोटिस होगा पब्लिकेशन का, मतलब इन द रिपोजिटरी, तो उस रिपोजिटरी में यहाँ पे स्पेसिफाई जो भी है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में वो पब्लिश फॉर पब्लिकेशन ऑफ सच नोटिस, उनको नोटिस वगैरह दे दिया जाएगा पब्लिश करें। सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है वेयर वन और मोर रिपोजिटरीज आर स्पेसिफाइड। जहाँ पे एक या एक से ज्यादा रिपोजिटरी स्पेसिफाई की गई थी तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो पब्लिश करेगी नोटिस उस सस्पेंशन का रिवोकेशन का, एज अ केस में भी ऑल सच रिपोजिटरीज, तो सारी रिपोजिटरीज में वो यहाँ पे ये पब्लिश करेंगे नोटिफिकेशन जो भी मतलब यहाँ पे जो सॉरी
नोटिस वगैरह है, सस्पेंशन है, रिवोकेशन के। अब नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 8 ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स। अब सब्सक्राइबर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 40 है जनरेटिंग की पेयर। सबसे पहले ड्यूटीज हम अब याद रखिएगा हेडिंग से, ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर्स पढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स को क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है वो पब्लिक की है विच का रिस्पॉन्ड होती है जो कि प्राइवेट की से सब्सक्राइबर के, जो भी लिस्टेड है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में has been accepted by the subscriber shall generate that key pair for by applying the security procedure। तो जब भी यहाँ पे कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है जो पब्लिक की है करस्पॉन्ड करती है यहाँ पे प्राइवेट की से, सब्सक्राइबर का नाम यहाँ पे लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में और वो एक्सेप्टेड बाय सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जेनरेट करना पड़ेगा उस की पेयर को जो कि वो अप्लाई करेगा वहां अप्लाई करते हुए सिक्योरिटी प्रोसीजर। सीधी सीधी बात यहाँ पे बता रहा है कि जब भी कोई डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है और उसके पास पब्लिक की है जो करस्पॉन्ड हो रही है यहाँ प्राइवेट की से, तो जो सब्सक्राइबर जो लिस्टेड है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में और उसने वो एक्सेप्ट भी किया है, तो उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करने का जनरेट करना पड़ेगा वो की पेयर। और वो की पेयर कैसे करेगा, अप्लाई करके सिक्योरिटी प्रोसीजर्स वगैरह को। अब सेक्शन 48 है ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जब भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसको सब्सक्राइबर को वाली ड्यूटीज परफॉर्म करना पड़ेगी एज भी प्रिस्क्राइब जो भी प्रिस्क्राइब है, तो सब्सक्राइबर को परफॉर्म करना पड़ेंगी वो ड्यूटीज जो भी प्रिस्क्राइब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अब सेक्शन 41 है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो जो भी सब्सक्राइबर है उसको हम यहाँ पे डीम टू हैव एक्सेप्टेड मानेंगे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अगर वो पब्लिश करता है, ऑथराइज करता है पब्लिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को। सब्सक्राइबर को हम कब यहाँ पे डीम्ड मानेंगे, मतलब कि उसने एक्सेप्ट कर लिया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जब वो यहाँ पे पब्लिश करता है, ऑथराइज करता है पब्लिश करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को एक या एक से ज्यादा पर्सन को किसी रिपोजिटरी में, और अदरवाइज वो डिमार्केट्स करता है अप्रूवल ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स को उस मैनर में, या फिर वो एक्सेप्ट करता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स द सब्सक्राइबर सर्टिफाइज, वो सर्टिफाइज करता है सारी रीजनेबिलिटी जिससे वो रिलाई करता है इंफॉर्मेशन जो भी कंटेंट है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में। तो सब्सक्राइबर होल्ड्स द प्राइवेट की करस्पॉन्ड टू द पब्लिक की, तो सब्सक्राइबर जो है वो यहाँ पे होल्ड करता है प्राइवेट की जो कि करस्पॉन्ड करती है पब्लिक की से जो कि लिस्टेड है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, और वो एंटाइटल्ड है यहाँ पे होल्ड करने के लिए सेम। और जो भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे सब्सक्राइबर के द्वारा की गई है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एंड ऑल मटेरियल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेंट है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स में वो यहाँ पे ट्रू है, मतलब सही है ऐसा उसको देखना होगा। और जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स में है वो उसकी नॉलेज में सही है, सब्सक्राइबर की नॉलेज में वो सही है जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो दे रहा है, ये सब चीज उसको देखना पड़ेगा। हम ड्यूटीज ऑफ सब्सक्राइबर ही पढ़ रहे हैं ना। अब सेक्शन 42 है कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की। तो अब यहाँ पे ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सब्सक्राइबर की कि वो यहाँ पे कंट्रोल रखे अपनी प्राइवेट की का, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कुछ तो वो एक तरीके से एक तरीके से क्या बता सकते हैं उसको केयर करके रखना पड़ेगा कि ये डेटा वगैरह है जो लीक नहीं हो जाए या किसी तरीके से उसका इंफॉर्मेशन वगैरह जो है ना एक तरीके से आज हम बोलते हैं हैक वगैरह नहीं हो जाए, किसी और के पास वो की वगैरह ट्रांसफर हो जाए, उसको बचाना होगा। तो एवरी सब्सक्राइबर जो है यहाँ पे उसको रीजनेबल केयर करना पड़ेगी रिटेन करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए प्राइवेट की का जो कि करस्पॉन्ड करता है पब्लिक की से, और जो कि लिस्टेड है मतलब जो पब्लिक की जो कि लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, और उसको सारे स्टेप्स यहाँ पे लेना पड़ेंगे कि प्रिवेंट कर पाए वो इस डिस्क्लोजर को। फिर लिखा हुआ है द प्राइवेट की करस्पॉन्ड टू द पब्लिक की। अब अगर यहाँ पे प्राइवेट की करस्पॉन्ड करती है पब्लिक की से जो कि लिस्टेड है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में और वो कॉम्प्रोमाइज हो गई,
तो सब्सक्राइबर यहाँ पे कम्युनिकेट करेगा सेम बिना किसी डिले के सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, उस मैनर में जो कि स्पेसिफाइड है यहाँ पे रेगुलेशन में। तो यहाँ पे जो भी प्राइवेट की है यहाँ पे करस्पॉन्ड करती है अगर पब्लिक की से, जो कि लिस्टेड है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, सब्सक्राइबर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा किसी भी डिले के बिना सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और मैनर भी स्पेसिफाइड करना पड़ेगा उस रेगुलेशन में। नहीं सॉरी, जो जो मैनर यहाँ पे मतलब रेगुलेशन में स्पेसिफाइड किया गया है, उस तरीके से यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को यहाँ पे विदाउट डिले कम्युनिकेट वगैरह करना पड़ेगा। अब लास्ट है एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि रिमूवल ऑफ डाउट्स, रिमूवल फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स, मतलब डाउट्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे बता दिया है, हेयर बाय डिक्लेयर कर दिया है कि जो सब्सक्राइबर है वो लायबल रहेगा जब तक वो इन्फॉर्म नहीं कर देता सर्टिफाइंग अथॉरिटी को कि उसकी जो प्राइवेट की है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी होगी, सब्सक्राइबर की होगी, जब तक वो इन्फॉर्मेशन सर्टिफाइंग अथॉरिटी तक नहीं पहुंचा देता कि जो उसकी प्राइवेट की है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 9 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।